चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास में एक सबस्ट्रेट होता है प्लस एक रिएजेंट होता है और इन दोनों की रिएक्शन से इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। और इंटरमीडिएट को आपको जिंदा रखने के लिए इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स की जरूरत होती है, बट फाइनली जो इंटरमीडिएट है उससे बन जाता है प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट आपके पास में दो टाइप का होता है, या तो मेजर होता है या फिर माइनर होता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। अब जहां तक इंटरमीडिएट की बात है, तो इन इंटरमीडिएट्स को हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और दूसरा है इलेक्ट्रॉन रिच। ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट्स हैं, ये आप कार्बोकेटाइंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स और नाइट्रीन्स के नाम से जानते हैं। जबकि जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन रिच है ये कार्बेनाइन है और साथ में है बेंजाइन। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में आज अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये तो आपको पता है, चाहे इसको नोट करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए ठीक है, एक बार कार्बन की बात कर लेते हैं। तो कार्बन जो है उसका जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है ग्राउंड स्टेट में। पहले ग्राउंड स्टेट में देख लेते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2 है ना। इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, मतलब बाह्यतम कोश जो है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। पता है बात सबको। अगर आप इसको बनाना चाहें इस कॉन्फ़िगरेशन को, तो आप ऐसे बना सकते हैं। ये 1s2 एज इट इज, फिर यहां पर ये 2s2 और फिर ये क्या हो गया, 2p2। तो अभी इसमें कितने अनपेड या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, 2। तो वैलेंसी कितनी बोल देंगे इसकी, 2। ग्राउंड स्टेट है तो वैलेंसी कितना बोलेंगे, 2, है ना। यहाँ पर 2 वैलेंसी है इसका, तो ग्राउंड स्टेट में वैलेंसी या संयोजकता इसकी कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। 2 हो गई, ठीक है ना। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि कार्बन नॉर्मली 4 बॉन्ड बनाता है, तो कौन सी स्टेट होती है, एक्साइटेड स्टेट। अब एक बार एक्साइटेड स्टेट की बात कर लेते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में ये तो आपके पास नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, ये आपके पास में नॉर्मल है। एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s1 और 2p3। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास में, है कि नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ चला गया, आगे चला गया। तो उससे हुआ क्या,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया। पहले कितने थे? 2। अब अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो कैसा बनेगा? देखो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर आपके पास में 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ आपके पास में 3 इलेक्ट्रॉन। तो एक्साइटेड स्टेट में अगर मुझे वैलेंसी बतानी है इसकी, तो वो कितनी है? 4। समझ गए ना? क्योंकि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास में इसी एक्साइटेड स्टेट से लेट्स सी मेरे पास में C+ है ना, आई हैव कार्बोकेटाइन। ये तो मैं नॉर्मल कार्बन की स्टेट में आ गया, जिस स्टेट में कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कौन सी स्टेट होती है वो? एक्साइटेड स्टेट। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कार्बोकेटाइन की। तो कार्बोकेटाइन का मतलब क्या हो गया? आपने 1 इलेक्ट्रॉन वहां से रिलीज कर दिया, तभी तो बनेगा केटाइन। केटाइन का मतलब क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाल दिया, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा बताओ? 1s2, 2s1, 2p। और आपको ये पता है प्राचीन काल से कि जो अंदर वाला शेल है उससे कोई मतलब, क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि बॉन्डिंग में हमेशा जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वही कनेक्ट करती है किसमें? बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बात तो जानते हैं ना आप लोग कि जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी इंसान से हाथ मिलाता हूँ तो क्या हम दोनों की आर्टरीज मिल जाएंगी आपस में? कांटेक्ट में क्या आएगा? स्किन। हाथ अपने आप एक बहुत बड़ी टर्म है ना, स्किन कांटेक्ट में आएगी क्योंकि स्किन क्या है? उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है कि नहीं है? अगर आप किसी से गले मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपकी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो कांटेक्ट में आ गई, नहीं होगा ना ऐसा। स्किन ही आपकी कांटेक्ट में आती है बिकॉज दैट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। ठीक है ना। अब यहां पर अगर मैंने कार्बोकेटाइन बोला तो अंदर वाला शेल हो गया, बाहर वाले शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2s1 2p2। आप इसको कैसे बना सकते हैं? देखिए एक बार, ये तो फिर से मेरे पास में वही है जिसकी मैं बात नहीं करना चाहता है ना, 1s2। कोई मतलब नहीं है इसका, बिकॉज दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल बिहेवियर ऑफ द कार्बन। तो यहां आपने बना दिया 1s1 और यहां बना दिया 2p2। ठीक है। तो कार्बोकेटाइन की वैलेंसी कितनी होगी? 2, 3 या 4? पक्का? क्योंकि इट हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी संयोजकता होगी 3, वैलेंसी होगी 3। और 3 वैलेंसी के साथ में यहां पर एक और फैसिलिटी है, वो है वैकेंट ऑर्बिटल। दिख रहा है क्या? साथ में इसमें क्या होगा? खाली कक्षक या वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल या खाली कक्षक। तो फॉर एग्जाम्पल ये सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अगर हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? CH4। ये सब हाइड्रोजन है। और ये सब भी इलेक्ट्रॉन किससे बॉन्ड बनाते हैं? हाइड्रोजन से, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। तो क्या बनेगा अपने पास में? CH3+। और साथ में क्या बना देंगे? उसमें एक वैकेंट ऑर्बिटल, है ना, खाली कक्षक है, वैकेंट ऑर्बिटल। समझ गए आप लोग? वैकेंट ऑर्बिटल। तो क्या कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है? क्यों कर सकता है? वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। आपने इलेक्ट्रोफाइल का मतलब समझते हो आप लोग? इलेक्ट्रॉन स्नेही उसको हिंदी में बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, है कि नहीं है? खैर आगे चलते हैं एक बार। यहां देखिए आप लोग, लेट्स सी हमारे पास में
एक कार्बेनाइन है, कार्बेनाइन, कार्बेनाइन का मतलब कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आप लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मली आपके पास कार्बन क्या होता है, नॉर्मली बताओ, 1s2 2s2 2p2। अगर कार्बेनाइन है मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन आपने जोड़ दिया, तो अब क्या बोलेंगे, 1s2 2p3 बोलेंगे, नहीं बोलेंगे क्या। कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो कैसा हो जाएगा, नाइट्रोजन जैसा, उसका कॉन्फ़िगरेशन भी कैसा होगा, नाइट्रोजन के जैसा, है ना। तो अब अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं तो बताइए कैसा होगा। ये आपके पास 1s2 है, यहाँ पर ये 2s2 है, और ये यहाँ पर 2p3। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और ये हमारे पास में आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल दिख रहा है, ये रहा, ये क्या है इसका 2s2, और ये क्या है 2p3, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, 3। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5। तो बॉन्ड कितने बना सकता है, 3। 5 बनाएगा, 3। 5 क्यों नहीं बना सकता, इसको एक्साइट करके आगे भेजना पड़ेगा, उसकी यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बोनाइन की वैलेंसी भी कितनी होती है, 4 या 3, 3 ही होती है। और अगर आप लोग यहाँ बॉन्ड बना देते हैं विद हाइड्रोजन H, H और H, तो इसको बोलेंगे हम लोग CH3-। क्या बोल देंगे, केस में वैकेंट ऑर्बिटल है, फिर क्या है, हाँ एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसके पास में लोन पेयर है, तो यहाँ हम लोग जो है लोन पेयर के साथ में ऑर्बिटल को बना देते हैं। अब आप में से कई लोग ये सवाल कर सकते हैं कि सर जो लोन पेयर है वो तो s ऑर्बिटल में है, फिर आपने इसका शेप ऐसा क्यों बनाया है। यस, CH3- का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड, या उनमें क्या होता है, लोन पेयर्स। तो लोन पेयर्स का प्रेजेंटेशन कहाँ करते हैं अपन, अरे ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि CH3- में जो लोन पेयर है वो कौन से ऑर्बिटल में है, तो बताओ, sp2, sp4, क्यों sp3, 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए CH3 के साथ में, एक लोन पेयर हो गया, 3 और 1 कितने हो गए, 4, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे पास में ये बन गया CH3-। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ये लोन पेयर, ठीक है, ये हमारे पास में लोन पेयर है। चलिए, हो गया सब लोग का नोट डाउन। अब एक और चीज हम लोग देख सकते हैं, लेट्स सी, यहां हमारे पास में है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। देखिए, जब आपके पास में किसी एक एटम के पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मान लीजिए एक कोई एटम है और नॉर्मली उसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता ही है, जैसे हाइड्रोजन है, तो क्या हो गया, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, नॉर्मली उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन एटम। लेकिन अगर सब्जेक्ट का नाम चेंज हो गया, लेट्स इट बिकम्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप हाइड्रोजन एटम को क्या बोलने लग जाते हो, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। समझ रहे हो, जैसे Cl को हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली, क्लोरीन, क्लोरीन एटम बोलते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरीन फ्री रेडिकल। समझ रहे हैं आप लोग, नाम चेंज हो रहा है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास में फ्लोरीन है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे नॉर्मली, फ्लोरीन एटम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे,
ठीक है, अब एक बार इसको देख लेते हैं फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है। तो यहाँ देखिए आप लोग, तो ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज 1s2 2s2, एक्साइटेड वाला बनाते हैं एक बार, आप लोग बॉन्डिंग करवानी है अपने को, 1s2 2s1 2p3। ठीक है, तो इसका प्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, वही जो अपन ने बनाया अभी तक, कोई नई बात तो है नहीं है। यहाँ पर एक और यहाँ पर 3, 1 1 1। जो अंदर वाला है उसका कोई मतलब, उसको अपन ने काट दिया। अब यहां पर बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, लेकिन ये बॉन्ड 3 ही बनाए। बॉन्ड कितने बना सकता है, कितने बना सकता है, 4, लेकिन बनाए कितने, अब और कितना बना सकता है, मतलब खुद की मैक्सिमम कैपेसिटी से कोई चीज एक कम बॉन्ड बनाती है तो उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। और अगर कोई चीज खुद की मैक्सिमम कैपेसिटी से 2 कम बॉन्ड बनाती है उसको कहते हैं कार्बीन। समझ रहे हैं आप लोग। तो हमने क्या बोला, कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, लेकिन बनाए कितने, ठीक है, 1 2 3। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाथी का बच्चा बोलते हैं इसे, फ्री रेडिकल। ये तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बट ये जो कंपाउंड आपके पास में बना है, यस वेरी नाइस, बालक ने पहले ही जवाब दिया था, दैट ये जो पूरा कंपाउंड है इसको आप लोग क्या बोल देंगे, CH3 डॉट, मतलब CH3 फ्री रेडिकल। जबकि ये जो दिख रहा है वो क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो जो आपके पास फ्री रेडिकल होता है वो कितने बॉन्ड और बना सकता है, 1 बॉन्ड और बना सकता है। ठीक है, पक्का। अब थोड़ी सी और चीजें आगे देखते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि यहां पर जो कार्बेनाइन दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या सबको, अरे देखोगे तो दिखेगा ना यार, देख ही नहीं रहे हो, यस सर, देखो तो सही यार, कार्बेनाइन है ना। तो आप ये देखिए, यहां पर आप लोगों को देखना है इसके आउटर मोस्ट शेल में भाई जो अंदर वाला है उससे तो कोई मतलब नहीं है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब जमीन चक्रो, बॉन्ड बनाने के बाद की बात कर रहा हूं, पहले से कितने थे, 5, अब 3 बॉन्ड बन गए तो 3 और आ गए, कितने हो गए, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत बढ़िया। कार्बोकेटाइन को देखो एक बार, आउटर मोस्ट शेल में देख पा रहे हो, कुछ दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, पक्का, 2 2 4 2 6, और एक ऑर्बिटल क्या पड़ा है, खाली पड़ा है। समझ गए। तो यहां क्या लिख दूं मैं, हाँ पक्का, 6 इलेक्ट्रॉन्स। समझदार तो काफी हो आप लोग। ये तो आपके पास CH4 बनी गया था, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, काउंट कर सकते हैं ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखे, पक्का, बहुत बढ़िया, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर भी है। ऊपर जो आपको फ्री रेडिकल दिख रहा है क्या सबको, आधे लोगों की तो मुंडी ऊपर नहीं होती, वो नीचे देखते रहते, पता नहीं वो शायद हो सकता है मोर पंखी से कुछ लिख रहे हैं, कोई नया ग्रंथ लिख रहे होंगे शायद। तबीयत ठीक है फिर, या क्वार्टर पी रहे थे बैठ के, आए नहीं, आई वॉज मिसिंग यू, मैं तुम्हारे 2 ग्लास लेके आया था, एक मेरा एक तुम्हारा, और मेरा ग्लास भी खाली पड़ा है, ATM बंद पड़ा था, हो गया चालू, क्या चाहिए था तुम्हें ATM से, तो हमें बोल देते, ATM बंद पड़ा था तो यहां आए हो 3 दिन की छुट्टी के बाद में।
तो गलत बात है, क्लासेस तो आपको मिस नहीं करनी चाहिए भाई। बंद एटीएम था, दिमाग तो चल रहा था। एटीएम का क्लास के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है सुयोग। कश्मीर फाइल्स देखने गए थे? नहीं। चलिए यहाँ देखिए एक बार आप लोग, ये हमारे पास में फ्री रेडिकल दिख रहा है सब लोगों को। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं एक बार, यहाँ कितने दिख रहे हैं? 2। यहाँ कितने हैं? 2। कितने हो गए? 4। 4 और 2 6, 6 और 1 7। कितने लिख दूं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्या ऑक्टेट पूरा है क्या इसका? कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसमें? 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। 7 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें ना। सेवन इलेक्ट्रॉन्स। ये बात समझ में आ गई होगी सबको, और होपफुली ये भी समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं एक बार। आप लोगों ने प्राचीन काल में पढ़ा होगा, प्राचीन काल कौन सा काल है? प्राचीन काल में हमने ये पढ़ा था कि मेटल की रिएक्शन, मेटल मतलब धातु, जब किसी एसिड से होती है मतलब अम्ल से, तो हमारे पास में 2 चीजें बनती है, एक तो सॉल्ट मतलब लवण, और साथ में हाइड्रोजन गैस। क्या आपने प्राचीन काल में पढ़ा है? उसी कॉन्सेप्ट को आज हम लोग वापस सीख रहे हैं ताकि आपकी समझ और बिल्ड होगी कि ऐसा कैसे होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास में सोडियम है और इसकी रिएक्शन हम लोगों ने किससे करवाई? HCl के साथ में। ठीक है, सोडियम जो है ये एक मेटल है। ठीक है, और सोडियम आपके पास में, मेटल का एक ही काम होता है, दैट इज रिलीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 चीजें आपके पास बनेगी, Na+ और क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एसिड हमारे पास में 2 चीजें देता है, क्या क्या बनाएगा? और Cl-। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जब इन दोनों की रिएक्शन हो रही है तो उससे क्या बन गया? यहां कौन है? Na+, यहां कौन है? तो दोनों से क्या बन गया? क्या वो एक सॉल्ट है? और जब H+, क्योंकि H+ के पास इलेक्ट्रॉन कम है कि ज्यादा है? कम है, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? H+ के पास। तो H+ के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या बनेगा? H. अगर आप हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो क्या बनता है? H+। उस H+ में इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? वापस से हाइड्रोजन बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे कितने H. बन गए? लेट्स सी 1 मोल। अब हमने प्राचीन समय में, इससे भी प्राचीन समय में पढ़ा है कि जो एटम्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते। तो जो हमारे पास में 1 मोल H. बना है वो क्या करेगा? ऐसे ही किसी H. की तलाश में यहां से वहां भटकेगा और क्या बना लेगा? H2। एक एटम स्टेबल नहीं होता, वो क्या चाहता है? दूसरे एटम से रिएक्ट करना। उससे क्या बनाएगा? वो मॉलिक्यूल बनाएगा जो क्या होगा? स्टेबल हो। तो H. कंबाइन हो जाएंगे, उससे क्या बनेगा? आधा H2, दैट इज द हाइड्रोजन गैस। तो जो प्राचीन काल में आपने पढ़ा था कि मेटल की रिएक्शन किससे होती है? एसिड से। तो क्या क्या बनता है?
सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, क्योंकि मेटल क्या रिलीज करेगा, H+ को इलेक्ट्रॉन दे देगा। वो मेटल है, उसने क्या क्या बनाया, केटाइन बनाया और इलेक्ट्रॉन बनाया। एसिड ने क्या बनाया, H+ बनाया और एक एनाइन बनाया। तो H+ की रिएक्शन किससे हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन से हो जाएगी। H+ की रिएक्शन इलेक्ट्रॉन से हो रही है, उससे क्या बना, H. या फ्री रेडिकल। क्या वो स्टेबल होता है, क्या आपस में कंबाइन करेगा, उससे क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। और क्या बन जाएगा, सॉल्ट। सॉल्ट बन जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं। हालांकि किताबों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि किताबें सिंपल बातें लिख ही नहीं पाती है, उनको कॉम्प्लेक्स करके लिखती है। और ये किताबों की गलती थोड़ी ना है, किताब में तो वही आएगा जो आप लिखते हो। और इसी समस्या से निजात पाने के लिए अब एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक के ऊपर काम किया जा रहा है, ऑर्गेनिक फ्रॉम ज़ीरो टू सुपर हीरो, एंड दैट विल बी एन इंटरनेशनल बुक, ताकि हर एक सामान्य नागरिक को ऑर्गेनिक समझ में आ सके। तो सर अब मई तक पढ़ना छोड़ देते हैं फिर। हाँ, कई लोग सोच चुके हैं ये, सर वो आपने बोले था सर वो बुक अब मई तक तो आई जाएगी। हाँ, तब से पढ़ लेंगे सर, फिर तब तक घूम आते हैं सर कहीं पे। कई खिलाड़ी होंगे ऐसे। खैर, ये बात समझ में आती है आपको। यहाँ देखिए आप लोग, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक केटाइन है। कौन है हमारे पास में, केटाइन। उस केटाइन में आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ो तो उससे बनता है फ्री रेडिकल। क्या बनता है, उस फ्री रेडिकल में एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ो, उससे बनता है एनाइन। मान लीजिए मेरे पास में यहां पर H+ है, उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो क्या बनेगा, H डॉट। उसमें एक और जोड़ दें तो क्या बनेगा, H-। क्या H+ को केटाइन बोल सकते हैं, क्या H डॉट को फ्री रेडिकल बोल सकते हैं, क्या H- केटाइन है। यस सर, यस सर। चिड़ी उड़ गाय उड़, गाय उड़ रही है सर। अरे तो वर्ड्स पे तो गौर तो किया करो यार, क्या कर रहे हो ऐसे तुम। H+ को क्या बोला हमने, केटाइन। H डॉट को और H- को। ऐसे ही क्या ये केटाइन है, क्या इसमें खाली खोखा है, भाटे की मारने तो ऐसे ही मार दो यार, ये क्यों फेंक रहे हो नीचे। हाँ, तो ये कौन है हमारे पास में, बहुत छोटी सी बात थी, यहाँ देख लो जमीन चक्रो, तो मैं ऐसे ही टाइम पास नहीं हो रहा था मेरा, तो मैं उस तरफ आ गया। हाँ, ये कौन है हमारे पास में, बताओ। अरे जोर से तो बोलो। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे क्या बनेगा, पक्का। इसमें एक और जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पक्का। CH3- और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब लोन पेयर। सबसे पहले वाला क्या है, कार्बोकेटाइन। उसके बाद में फिर क्या बना, समझ में आ गई बात से। अरे किसी एक कैटाइन में इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो क्या बनेगा, हाथी का बच्चा बन जाएगा उससे। और एक और जोड़ दोगे तो। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ने के लिए आप मेटल्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहां से लाओगे, बैंक से लिया होगे, ATM से निकाल लोगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, व्हाट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स। तो आपने देखा होगा कि बहुत जगह मेटल्स यूज होती हैं, जैसे वुड्स रिएक्शन में सोडियम यूज होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए मैग्नीशियम यूज होता है, फ्रैंकलिन रिएक्शन में जिंक यूज होता है, उल्मान रिएक्शन में कॉपर यूज होता है। तो सब किसके सोर्स हैं, हाथी दांत के सोर्स थोड़ी ना है वो, इलेक्ट्रॉन्स के सोर्स हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो कैसे अप्लाई होता है केमिस्ट्री में, समझिएगा एक बार आप लोग। इसको हटा दें, अरे बोलो तो सही। यहां देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में RCl है,
कौन सा Cl है? इसको हम लोग बोलते हैं एल्किल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? R मतलब एल्किल और Cl मतलब क्लोराइड। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सोडियम क्लोराइड का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो मैंने बोल दिया है ना। कई लोग कह सकते हैं नहीं सुना, सुनाओ, तो मैंने बोल दिया है। अगर सोडियम क्लोराइड को आप ब्रेक करते हैं तो दो चीज़ें बनती है, एक तो बनेगा क्या Na+, एक क्या बनेगा Cl-। पता है बात सबको? कैसे ध्यान चला? ये उसके नाम में ही लिखा हुआ है। सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या है? क्लोरीन अगर आएगा तो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में बाहर आएगा। मैंने आपको बता रखा है बात कि नेगेटिव चार्ज जब भी यूज होता है तो उसका एक सफिक्स होता है, या तो आइड होता है, अगर सिंपल एनायन है तो क्या होगा आइड, और कॉम्प्लेक्स है तो होगा एट, जैसे सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, परक्लोरेट और भी बहुत सारे। और अगर सिंपल होगा तो उसके नाम की वजह आइड लगता है, जैसे ब्रोमाइड, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड, बहुत सारे हैं। तो अगर यहां पर हमने बोला एल्किल क्लोराइड, तो जब ब्रेक होगा तो दो चीजें बनेगी, एक तो R+ और एक Cl-। हेलोजेंस जब भी ब्रेक होती हैं तो दे हैव टेंडेंसी टू रिलीज, जो भी इलेक्ट्रॉन वहां से आ रहा है उस इलेक्ट्रॉन को लेके ही बाहर निकलती है। और मेटल जब भी बाहर निकलती है कहीं से तो इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकलती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? मेटल्स पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट साइड में है। ठीक है, उनका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन देना। और नॉन मेटल जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सबसे राइट साइड में है, इनका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन लेना। तो अगर RCl आपके पास में ब्रेक हो रहा है तो दो फॉर्मेट में ब्रेक होगा, एक तो उससे बनेगा क्या R+ और एक उससे बनेगा Cl-। जैसे HCl ब्रेक हुआ था, HCl ब्रेक हुआ, क्या क्या बना? H+ और Cl-। तो RCl ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? R+ और Cl-। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास में RCl है। इस RCl की रिएक्शन फॉर एग्जांपल हमने सोडियम के साथ करवा दी, RCl था, इसकी रिएक्शन किससे करवा दी? सोडियम से। नाउ सोडियम इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हैं आप लोग? सोडियम क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा। तो सोडियम दो चीजें बनाएगा, एक तो बनाएगा क्या Na+ और एक क्या बनाएगा? इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा? R+। तो R+ के साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, और जब R+ से इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो क्या बनेगा? R.। और यहां पर क्या बन जाएगा? Na+ और Cl-। क्या R.। का सिर्फ एक ही एटम बनेगा कि एक मोल बनेंगे? एक मोल। जब भी आप 1 लिखा हुआ है किसी का, मतलब क्या एक एटम समझते हैं? 1 मोल। तो 1 मोल का मतलब कितने? 6.023 × 10⁻23। तो अगर ये 1 मोल बना है तो ऐसे और भी बहुत सारे बने होंगे, तो आपस में क्या कर लेंगे? कंबाइन कर लेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइमराइजेशन। दोनों आपस में जुड़ गए और उससे क्या बन गया? R। अब वो हाफ मोल बना कि 2 मोल बना, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेक्योमेट्री कि आपने कितना वहां पर यूज किया है। समझ गए? मान लीजिए यहां पर सोडियम की जगह हम लोग, समझिएगा एक बार कॉन्सेप्ट, ये बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर लेंगे अपन एक साथ ही। यहां देखिए, मान लीजिए आपने मैग्नीशियम यूज किया। मैग्नीशियम जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही फेमस मेटल है, और इससे बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको हम जानते हैं RMgx के नाम से। जानते कि नहीं जानते? और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, और इवन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने आप में एक चैप्टर है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपके पास में नेल पॉलिश रिमूवर भी है तब भी आप इससे दारू बना सकते हैं। आगे देखते हैं, अभी आप लोगों की बातें समझने में वक्त लगेगा, कोई बात नहीं है। कई लोग सोच रहे तो आपने बहुत बढ़िया बात बता दी। Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बन गया?
यहां पर RCl से क्या क्या बना, R प्लस और Cl माइनस। क्या Cl माइनस का ऑक्टेट पूरा है? अरे बोलो तो सही, क्या वो स्टेबल है? ऑक्टेट पूरा है, Cl माइनस इज फेयरली स्टेबल। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? R प्लस, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है? एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा, क्या बन गया? लेकिन मैग्नीशियम ने सोडियम की तरह एक इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है, कितने दिए हैं? 2। तो क्या एक और जा सकता है? क्या बन जाएगा? R माइनस। उस तरफ कौन है? Cl माइनस। बीच में कौन बैठ जाएगा? Mg2 प्लस। तो इसको आप पूरे को क्या बोलोगे? RMgCl, या जनरलाइज फॉर्मेट में क्या बोल देते हैं इसको? RMgX। बेसिक इसमें होता क्या है? कार्ब एनायन। RMgX में 3 चीजें हैं, देखो एक बार समझिएगा चीज को। एक तो मेरे पास में Mg2 प्लस है, दिख रहा है Mg2 प्लस। एक मेरे पास में Cl माइनस है, और एक मेरे पास में R माइनस। 3 चीजें हैं। क्या Mg2 प्लस यहां पर स्टेबल है? क्यों स्टेबल है? इट हैज नियॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो स्टेबल है। क्या X माइनस भी स्टेबल होगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या R माइनस भी स्टेबल होगा? ऑक्टेट तो उसका भी पूरा है, लेकिन फिर भी स्टेबल नहीं है। क्यों? कार्बन पे चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो स्टेबल नहीं होता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि RMgX में रिएक्टिव पार्ट कौन सा है, तो आप लोग क्या आंसर देंगे? R माइनस। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसका सोर्स है, तो आप क्या आंसर देंगे? R माइनस का। वो R माइनस हर बार रिलीज होगा और वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसका सोर्स है? और मैग्नीशियम किसका सोर्स है? और सोडियम। ये रिएक्शन आप लोग वुड्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं, नाम सुना है वुड्स का? यही वुड्स रिएक्शन है। एक इलेक्ट्रॉन आपके पास में आ गया, जुड़ गया, उससे R डॉट बन गया, और यहां पर आपके पास में बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R माइनस Mg2 प्लस और X माइनस। समझ गए? नहीं समझे? तो अगर कार्बोकेटाइन में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उससे क्या बनता है? फ्री रेडिकल। और एक और जुड़ जाए तो उसमें कार्बन आयन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं एक बार। जब मेटल की रिएक्शन एसिड से होती है तो क्या बनता है? क्यों बनता है? समझ में आता है? बहुत सिंपल है। वो एसिड आपके पास 2 पार्ट में ब्रेक होगा, और एल्किल हैलाइड्स भी आपके पास में 2 पार्ट में ब्रेक होते हैं। तो दैट इज वेरी सिंपल पार्ट। चलिए, बॉन्डिंग प्रोसेस है ना, ये ऐसे ही लिख दिया है टॉपिक, ऐसा कोई टॉपिक होता नहीं है, बट ऐसे ही लिख दिया मैंने। मान लीजिए आपके पास में इस तरफ और एक इस तरफ, यहां फॉर एग्जाम्पल एक H डॉट है और यहां पर भी H डॉट है। क्या दोनों के बीच बॉन्ड बन सकता है क्या? पक्का? क्या बन जाएगा? बहुत बढ़िया। मान लीजिए यहां पर H माइनस है और यहां पर H प्लस है, क्या बॉन्ड बन सकता है क्या? H प्लस का मतलब क्या होता है? H प्लस मतलब होता है प्रोटॉन। H प्लस जो है वो एक एटम नहीं है। अगर हाइड्रोजन से आपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, क्या क्या होता है हाइड्रोजन में? एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। अब आपने क्या बाहर निकाल दिया वहां से? क्या बचा? सिर्फ प्रोटॉन। तो अभी यहां पर हमारे पास में कुछ भी नहीं है। क्या हो सकता है? लेकिन क्या बॉन्ड बनाने के काबिल है अभी? क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन पहले इसको यहां से ट्रांसफर करना रहेगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा मेरे पास में?
H डॉट, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, अब दोनों में क्या बन जाएगा, बॉन्ड H2, ठीक है। तो ये एक मेरे पास में फ्री रेडिकल था, ये कैनाइन था, एक केटाइन है। अब यहां देखो एक बार और देख लेते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज हैं। क्या फ्री रेडिकल और इसमें बॉन्ड बन सकता है? क्यों? बॉन्ड बनाने की शर्त क्या है कि आपके पास दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब यहां दो है तो एक करने के लिए क्या कर सकता है, किसको भेज देगा, तो मतलब ही नहीं है क्या मतलब? तो क्या बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा मान लीजिए यहां पर ऐसी कंडीशन है, ये फिर रेडिकल है और ये H+ है, क्या बॉन्ड बन सकता है क्या? क्यों नहीं बन सकता? एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो इसके पास तो एक है, इसके पास नहीं है, तो ये भेज देगा इसको, अब इसके पास 0 हो जाएगा, तो यहां पर भी बॉन्ड नहीं बन सकता। तो बॉन्ड फॉर्मेशन बेसिकली, ये हमारे पास में ऑप्शंस है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, Fr + Fr, FIR हो जाएगी इनकी, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा ना। केटाइन + एनाइन बन जाएगा क्या बॉन्ड? पक्का? कैसे बनेगा? एनाइन से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, किसको? फ्री रेडिकल + एनाइन बन जाएगा, देख लो आराम से, बन रहा है क्या बॉन्ड? फ्री रेडिकल + केटाइन बन जाएगा, बन ही रहा है, नहीं बन रहा है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन से दो केस में पॉसिबल है, व्हेन यू हैव फ्री रेडिकल एंड फ्री रेडिकल, और यू हैव केटाइन + एनाइन। किस केस में पॉसिबल नहीं है? फ्री रेडिकल + एनाइन या फ्री रेडिकल + केटाइन। तो वो हमने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखे थे, अब कार्बन के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? अरे बोलो तो सही। और ये क्या बॉन्ड बन सकता है क्या? पक्का? ये क्या दिख रहा है? एनाइन। और ये क्या दिख रहा है? बॉन्ड बन सकता है। यहाँ बन सकता है क्या? एक एनाइन है और एक केटाइन है, बन सकता है? यस। यहाँ बन सकता है क्या? कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? यहाँ पर काट दूं? तो दो केस में बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है, व्हेन वी हैव फ्री रेडिकल + फ्री रेडिकल, और यहाँ पे व्हेन वी हैव एनाइन + केटाइन। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है। अब 2 4 5 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, अगर आप उनको जवाब दे पाएंगे मतलब आप थोड़ा सा कुछ समझ पा रहे हैं। हटा दो इसको। एक केटाइन किसके साथ में कंबाइन करता है? और एक फ्री रेडिकल। ठीक है, सब लोग क्लियर है ये बात? बहुत बढ़िया। यहाँ समझिए, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास में यहाँ पर हमने ये X है, ये भी X है, 2 मोल सोडियम यूज़ किया, या मान लीजिए ये हमारे पास में CH2X है और ये CH2X है,
यहाँ हमने मैग्नीशियम यूज़ किया, या मान लीजिए ये हमारे पास में CS2 Cl CS2 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 Cl है और हमने यहाँ पर जिंक यूज़ किया, और आपसे पूछा गया कि बताइए किस किस रिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो हमें बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है बस। ये बिल्कुल टफ क्वेश्चंस नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। एक्स दिख रहा है ऊपर? नहीं दिख रहा है। 2 मोल सोडियम हाथी का अंडा बनाएंगे, 2 सोडियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है यहां से, और यहां से ये भी खींच रहा है। खींचेगा कि नहीं खींचेगा? हेलोजेंस आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा? तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो किस फॉर्मेट में ब्रेक होगा? X माइनस और C प्लस। अब हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। और कितने कैटाइंस बनने की संभावना है? 2। तो दोनों जगह एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। नहीं समझे? आधे लोग तो ऊपर से गया है, क्या बना दिया आपने? ये X यहाँ पर किस फॉर्मेट में गया? X माइनस में। यहाँ क्या बना? प्लस। ये गया X माइनस की फॉर्मेट में, यहाँ क्या बना? प्लस। तो जब भी कैटाइन में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उसे क्या बनता है? यहाँ क्या बना? यहाँ भी क्या बना? क्या फिर रेडिकल आपस में बॉन्ड बना सकते हैं? क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सीन। समझ में आ रही बात? अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं 2 मोल सोडियम की जगह अगर 1 मोल मैग्नीशियम यूज करता, तब क्या बनता? क्योंकि 1 मोल मैग्नीशियम का मतलब क्या है? 2 मोल सोडियम। और जिंक यूज करता तो भी यही बनता, क्योंकि 1 मोल जिंक का मतलब क्या है? कॉमन सेंस। चलिए, यहां आपको X दिख रहा है, ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? X माइनस और CS2 प्लस। ये बॉन्ड भी कैसे ब्रेक होगा? X माइनस और CS2 प्लस। मैग्नीशियम ने कितना अंडा दिया? 2। क्या क्या बन गया? 2 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, दोनों में बॉन्ड बन गया। क्या बना? और ये दोनों X माइनस किसके पास चले गए? क्या बन गया? MgX2, ठीक है। अब यहां देख सकते हैं ऐसे ही, ये हमारे पास में जिंक है, जिंक क्या बनाएगा? और क्या बनाएगा? ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? Cl माइनस, और यहां पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। ये भी कैसे ब्रेक होगा? ऊपर कौन सा चार्ज? हर एक पॉजिटिव के ऊपर क्या चला गया? एक एक इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं यहां पर भी फ्री रेडिकल और वहां पर भी फ्री रेडिकल, ठीक है। यहां पर भी फेविकॉल लगा हुआ है, वहां पर भी फेविकॉल लगा हुआ है, तो ये कहां से चिपकेंगे? बीच में चिपक जाएंगे। फिर तो चिपका दोगे इनको तो क्या बन जाएगी? एक साइकिल बन जाएगी। और इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन या साइक्लोशर्टेन? साइक्लोपेंटेन, ठीक है ना। स्टार्टिंग वाले और एंड वाले आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो उससे क्या बनेगा? साइक्लोपेंटेन। समझ में आ रही क्या बात? एक फ्री रेडिकल हमेशा किससे कंबाइन करता है? और एक कैटाइन किससे कंबाइन करता है? ये बात क्लियर है सब लोगों को? बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। यहां देखिए एक बार, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुनना एक बार ध्यान से, अगर आपको रिएक्शन करवानी है, मैं आपको बताता हूं कि कैसे स्क्रिप्ट रची गई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर आपको रिएक्शन करवानी है तो या तो आपको किसी चीज को इलेक्ट्रॉन रिच बनाना पड़ेगा या फिर किसी चीज को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट।
तभी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो सकता है। समझे? अगर दोनों जगह बराबर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कभी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही नहीं होगा। और रिएक्शन का मतलब क्या है? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना। बट वो फ्लो कब होगा? जब एक के पास ज्यादा हो, एक के पास कम हो। समझ रहे हैं आप लोग? ये कॉमन सेंस की बात है। कोई सी भी चीज हमेशा ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होती है। जैसे अगर मान लो भारत में कहीं मिट्टी उड़ के जाएगी तो राजस्थान से ही जाएगी, नहीं जाएगी। अब इसमें भी कई लोग सोच रहे हैं अच्छा ये कॉन्सेप्ट कहाँ लिखा हुआ है सर केमिस्ट्री में? बहुत सीरियस सोचते हैं। मतलब ये हिंदुस्तान के थिंक टैंक यहीं बैठे हैं सारे, हर एक डायमेंशन पे सोच सकते हैं लोग। अच्छा, भारत में अगर कहीं से वाटर सप्लाई होगी तो कहाँ से होगी वो? हिमालय वाले एंड से। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ है, तो बर्फ टाइम के साथ में पिघलती है तो वहां से फ्लो होता है। समझ रहे हैं आप लोग? चलता रहता है। तो भारत में अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो कहां से आएगा? हिमालय से। क्यों? बर्फ वहां पर है तो वहां से फ्लो कर रही है। चीजें हमेशा ज्यादा से कहां आती है? कम की तरफ। तो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन करवानी है तो उसका क्या तरीका है? आपको किसी एक चीज को इलेक्ट्रॉन रिच बनाना पड़ेगा और एक को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब देखिए एक बार आप लोग, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी चीज को अगर आप इलेक्ट्रॉन रिच बनाना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है? या तो आप उसकी रिएक्शन मेटल से करवा दो, मेटल के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन से। या आप उसकी रिएक्शन बेस से करवा दो। बेस क्या होता है? समथिंग विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं? तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किसी भी रिएक्शन में ये दो चीजें लिखी हुई आ जाए, या तो मेटल या फिर बेस, तो उस केस में आप किसी एक सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन रिच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये सारा कारनामा क्यों कर रहे हैं? ताकि रिएक्शन हो पाए। समझ रहे हो? अगर कहीं पर भी आपको क्या दिख गया? मेटल दिख गई, जैसे वो सोडियम हो सकती है, जिंक हो सकती है, मैग्नीशियम हो सकती है, कॉपर हो सकती है, या बेस हो सकते हैं। बहुत फेमस बेसिस हैं। अल्कोहलिक एविच हो गया, सोडामाइड हो गया। ठीक है, अब वही है इनका फॉर्मेट। आप इसको OR माइनस लिख सकते हो या NH2 माइनस लिख सकते हो। तो इनका गोल क्या होगा कि ये किसी एक चीज को क्या बना देंगे? इलेक्ट्रॉन रिच। लेकिन अगर आपने किसी रिएक्शन में नॉन मेटल यूज करी या आपने क्या यूज किया? एसिड, तो आप उसको क्या बनाना चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जैसे जैसे आपने लेट्स सी HCl यूज कर दिया, या एक बहुत फेमस रिएजेंट है ड्राई AlCl3, हाँ, जो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में काम आता है। तो ये ड्राई AlCl3 क्या करेगा? किसी एक चीज को क्या बना देगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इसका खुद का ऑक्टेट पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो जब तक आप किसी एक चीज को इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं बनाएंगे, आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो इंश्योर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल सुनिए एक बार, मान लीजिए मेरे पास में कार्बेनाइन है, क्या है मेरे पास में, और एक कार्बोकेटाइन है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से का होगा?
कार्बेनाइन से कार्बोकेटाइन। हालांकि उसके बाद में कार्बेनाइन से एक इलेक्ट्रॉन गया, कार्बोकेटाइन के पास आया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इसके पास आ गया, दोनों फिर रेडिकल बन गए, कुल मिला के बॉन्ड बन गया। लेकिन ये पहले फ्लो होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। समझ रहे हैं आप लोग? यहां देखिए, इसको उठा दूं मैं, हो गया नोट डाउन सबका? फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बेसिक सी रिएक्शन देखते हैं। यहां पर हमारे पास में लेट्स से वी हैव CH3MgX, नॉट CH3MgX, वी जस्ट हैव CH3X, और इसकी रिएक्शन आपने मैग्नीशियम से करवा दी, तो इससे A बनता है। और फिर A की रिएक्शन आपने इससे करवा दी, साइक्लोहेक्सिल हैलाइड है ये, तो उससे B बन जाता है ना। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आधे लोग तो सांस भर गया होगा, बोले ये क्या लिख दिया पहले ही दिन। मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूं आपको कि कैटाइन क्या होता है, फिर रेडिकल क्या होता है, एनाइन क्या होता है, वही आपको समझना है। तो CH3Mg यहां क्या बना लेंगे एक ही फॉर्मेट में, CH3MgX। उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो उसका पार्ट है CH3-, एक उसका पार्ट है Mg+2, और एक पार्ट है X-। क्या ये अपनी जिंदगी से खुश है? बहुत खुश है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके जीवन में। और जो खुश होता है वो सेटिस्फाइड होता है, वो रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक है, इसको कोई मतलब ही नहीं है। क्या ये अपनी जिंदगी से खुश है? बहुत खुश है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। क्या ये अपनी जिंदगी से खुश है? इसको बहुत सारी समस्याएं हैं। समझ रहे हैं आप लोग? अगर मैं इसको ऐसे भी बना दूं तब भी इसकी एक्टिंग जस्टिफाइड है ना। बेसिकली क्या होता है, एक्टिंग जो होती है, आपने देखा होगा, बहुत सारे हीरोज को देखा होगा आपने, एक्टिंग बेसिकली आईज से होती है, और जिस एक्टर की आईज जितनी कम झपकेगी वो उतना ही बढ़िया एक्टर होगा। और अगर किसी की नेचुरली बड़ी आईज हैं तो और अच्छा एक्टर होगा। तो यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक्सप्रेशन जो है वो बहुत सेकेंडरी चीज है, बट कार्बेनाइन प्राइमरी चीज है ना। ये हमारे पास में कार्बेनाइन है जो कि रिएक्टिव है, और आगे की रिएक्शन का सारा दारोमदार इसी के ऊपर है, ठीक है। तो अगर मेरे पास में यहां पर ये CH3MgX एक बंदूक का सिस्टम है, तो इसकी गोली का नाम क्या है? CH3-। और खोखा कौन है इसमें? हाँ, तो खोखा तो वही नीचे गिर जाएगा। गोली कौन सी निकली इससे बाहर? CH3। अब अटैक वो करेगी जो गोली है वो। अब गोली जो है उसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी भाई, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी तरह भाई है ना, बीड़ी दे दी तो बीड़ी पी ली, सिगरेट गिरी हुआ सिगरेट पी ली, इट हैज सम डायरेक्शन। अरे वो गोली जो है वो गोली नहीं है अगर वो निशाने पे ना लगे, वो सिर्फ एक मेटल का टुकड़ा है। गोली कब बनती है वो? समझ रहे हैं आप लोग? गोली हैज ए गोल। अगर किसी मेटल के टुकड़े का गोल है तो गोली बन जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? तो अब ये हमारे पास में गोली है, तो गोली अब कहां लगेगी आप खुद सोचिए। 2 चीजें हैं यहां पर, ये तो क्या हो जाएगा X-, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो यही है। आपने सुना होगा कि RX या X सिंपली एक क्रियात्मक समूह है, मतलब फंक्शनल ग्रुप है। अगर इस पूरे मॉलिक्यूल में कोई हॉट स्पॉट है, कोई ऐसी जगह है जहां पर कुछ अबनॉर्मेलिटी है, तो कौन सी है? बाकी सब जगह तो क्या है? शांति है। अगर इस मॉलिक्यूल की राजधानी आपसे, अगर इस मॉलिक्यूल की कीव के बारे में आपसे पूछा जाए, राजधानी के बारे में पूछा जाए, तो कौन सी है? अरे जमीन चक्रों,
ये कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहां पर कौन सा चार्ज होगा, और यहां पर, तो जो CH3 माइनस है उसकी फायरिंग कहां पर होने वाली है, पॉजिटिव पर या फिर नेगेटिव पर? क्या नेगेटिव पर फायरिंग हो सकती है? क्यों? थप्पड़ पड़ेगी इसको खींच के। अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास भी तो नेगेटिव है, तो गोली और गोली, अगर दो गोली आपस में टकरा रही है तो वो बड़बोली हो जाती है, मतलब उनका कोई सेंस नहीं है। तो ये गोली अटैक कहां पर करेगी, आप खुद सोचिए, जहां पर हमारे पास कौन सा चार्ज है वहां फायरिंग करेगी, और जब फायरिंग करती है गोली तो कुछ तो बाहर आएगा, नहीं आएगा? तो जैसे यहां पर फायर होगी, ये जो कार्बन है इसकी ऑलरेडी कितनी वैलेंसी है, 4 है, एक हाइड्रोजन यहां पर होगा, एक कार्बन है, ये भी कार्बन है, एक एक्स है। तो अगर फायरिंग हो रही है तो कोई चीज बाहर आएगी, कौन बाहर आएगा, यहां से एक्स माइनस बाहर निकल जाएगा, और यहां हमारे पास क्या बन जाएगा, गोली का नाम क्या था, CH3, वो यहां जुड़ गई, नीचे कौन गिर गया यहां पर, एक्स माइनस, ये क्या है, घायल शेर है हमारा, घायल शेर। और इस घायल शेर को ठीक करने के लिए कौन आएगा, Mg2+ बैठा है उधर पीछे, वो इधर आ जाएगा, भाई हमारे पास में आ जा तू। इसके पास पहले से कौन था, अब एक और आ गया, तो इसका काम बन गया, क्या बन गया, ये Mgx2, और ये हमारे पास में क्या है, प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट, ठीक है, नोट करिए इस। तो आप ये देखिए इस रिएक्शन में हुआ कुछ नहीं है। अब ये इतना बड़ा इसमें नौटंकी है, मैं आपको बताता हूं ये कितना बेसिक लेवल की रिएक्शन थी, समझिएगा। आप इसको और ब्रेक कर देते अपन छोटे पार्ट में। बेसिकली यहां पर एक केटाइन था, अरे केटाइन था कि नहीं था, CH3+ और X-, उस केटाइन ने इस हाथी से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, क्या बन गया, केटाइन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो क्या बनेगा, फिर रेडिकल, एक और जोड़ दिया तो क्या बन गया, CH3-, CH3- हो गया। अब फिर यहां पर क्या है, एक एनाइन है, एक केटाइन है, ये रहा, तो केटाइन से कौन जुड़ गया, एनाइन, कौन बाहर चला गया, एनाइन, तो एनाइन है ये, एक यहां पर केटाइन था, नहीं था क्या, Mg2+ X- कितना चार्ज हुआ टोटल, +1, तो फिर से कौन जुड़ गया, केटाइन और एनाइन। तो लिखने का तरीका बदल रहा है, जुड़ने के नाम पर तो केटाइन और एनाइन ही जुड़ रहा है, समझ गए, नाचो। कितने लोगों की बात समझ में आ गई, अच्छा कितने लोगों को नहीं आई, सबको आ गई, वाह गजब। 10 दिन बाद देखेंगे तब पता लगेगा, अभी तो आता है, सबको समझ में आता है, अभी 10 दिन बाद ध्यान चलेगा। तो देखो, एक तो एनर्जी होती है वेस्ट, ऑब्वियस सी बात है, और दूसरी होती है गेन। कोई दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, वैसे जितने प्रेमचंद यहां बैठे हैं उनके सामने डर लग रहा है मुझे अंग्रेजी लिखते हुए, तो बूढ़ी काकी वाले लोग हैं। तो एनर्जी को वेस्ट करने का सबसे अच्छा रास्ता है स्पीक अननेसेसरीली। बिना मतलब बोलते रहो। अब कई लोगों को ये लगता है कि हम तो अंधाधुंध बोलते हैं फिर भी हमारे में एनर्जी रहती है। उन जमीन चक्रों को ये नहीं पता कि जब आप चुप रहते हैं तो आपका ब्रेन क्रिएटिव होने लग जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं, हम तो पूरे दिन बोलते हैं, हमें कल ही नोबेल प्राइज मिला है, अब भारत रत्न मिलने की बात चल रही है। तो व्हेन यू ट्राई टू बिकम साइलेंट, तो आप अपनी एनर्जी को जो है उसको स्टोर रख पाते हैं और उसको क्रिएटिव चीज में इस्तेमाल कर पाते हैं। क्योंकि अगर आप बोले जा रहे हो तो आपकी खोपड़ी तो बंद हो चुकी है, जुबान चल रही है, एक चीज चलेगी। जैसे आपकी जुबान हिलती है, वो जो
वो जो पीछे वाला जो कनेक्शन है वो कट हो जाता है, खोपड़ी फ्री। तो अब अंधाधुंध बोलिए तो उससे आपकी एनर्जी जबरदस्त तरीके से वेस्ट होगी। गेन करने का तरीका आपके पास में दो है, ऑक्सीजन और वाटर। ऑक्सीजन नॉर्मली हर एक इंसान लेता ही है, लेकिन अगर आप उसको एक्टिवली लेने की कोशिश करेंगे तो आपकी हर एक सेल में बहुत बेटर तरीके से ऑक्सीजन जाएगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप ये दोनों ही काम करते हुए ये चीज नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप लोग? आप एनर्जी को गेन करते हुए लूज नहीं कर सकते। मतलब अगर आप पानी पी रहे हैं तब भी आप नहीं बोल सकते, ब्रीदिंग कर रहे हैं तब भी आप नहीं बोल सकते, और जब आप बोल रहे हैं तो आप ये दोनों काम नहीं कर सकते। तो ये तीनों ही एक्शन है, डिसीजन आपको लेना है। अभी तुमने पानी पिया था, आपने मना कर दिया। और भी टाइम होता है तुम्हारे पास में, 24 घंटे में से 1 घंटा ही तो क्लास होती है। 23 घंटे आप जो है 7 घंटे तो सो जाते हैं, ठीक है? तो 23 में से 7 चले गए, कितना बचा? 16। तो 16 घंटे आप लोग 16 लीटर पानी पी सकते हैं। पीना आपने कितना लीटर है? सिर्फ 4 लीटर। तो अभी आप 12 घंटे और वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास में सिर्फ 4 घंटे चाहिए, आपको 4 लीटर पानी आप पी सकते हैं। और ये ब्रीदिंग के लिए मैंने आपको बताया है, छोड़ दिया होगा अब तक तो कई लोगों ने। बोले सर हमारा बायां नाक ही नहीं है, कोशिश की उड़ गया यहां से, इतनी हवा चलेगी इसमें तूफान आ गया, अंदर विस्फोट हो गया सर। गया सर, नाक ही नहीं बचा, क्या खाक सांस ले बाएं नाक से? नहीं, ऐसा तो हुआ होगा किसी के साथ में, तो नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है यार? मैंने सोचा तो यही था कि किसी का नाक उड़ जाएगा, बैलेंस खराब हो जाएगा उसका। ऐसा होता है ना, अगर एक तरफ का नाक उड़ गया आपका तो बैलेंस खराब हो जाएगा ना आपका। अरे यार तुम कैसी बातें करते हो यार। अच्छा, कान से होता है बैलेंस? ओह, थैंक यू सो मच, समझाया आपने कॉन्सेप्ट। स्टेपीडियस मसल तक पहुंचे हुए लोग हैं, पता है ना कहाँ होती है? नहीं पता? आप मेलियस इंकस स्टेपीज कोई बोन होती है क्या? तो स्टेपीज से जो मसल कनेक्ट होगी उसको स्टेपीडियस बोलेंगे, सबसे छोटी मसल है वो शरीर की। अरे यार कोई बात नहीं है, हैप्पी बर्थडे टू यू। रिवाइज कर लीजिए एक बार जो अपन ने पढ़ा है, फिर समाप्त करते हैं इस क्लास को। तो कल से हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा सा और बेसिक आपको बताया था, इसलिए क्योंकि कई लोगों का केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए सारा कंटेंट बताया। आप लोग एनसीईआरटी से एक बार इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ के आइएगा, उसमें 2 4 5 लाइनें लिखी हुई है, उसको आप पढ़िएगा। एनसीईआरटी तो है सबके पास? ओके, थैंक यू।